Assalamu alaikum. I'm Mirza Zuhair Beg, and I'm going to explain the book name is Zoology. The course name is Coordinated Diversity, chapter number 20, class Reptilia, and I'm going to explain the reptiles. So this one is our first topic about the reptiles. Reptiles क्या होते हैं? Reptiles के evolution pressure क्या है? Adaptive radiations क्या है? Then उसके कुछ general characteristics जो हैं वो डिस्कस करेंगे और साथ में हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं कौन कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जो रेप्टाइल से बिलोंग करते हैं सो लेट्स स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह अलमाइटी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम so the first page about this one is the totally about the wonderful life of the reptiles. So look in this diagram, you can see here this is the chameleon. ये अपना color change कर लेते हैं. This one is the tortoise with dome shape carapace, and this one is belong to the extinct reptiles named dinosaur, and the only species exist in the New Zealand. Especially this one is known as the Tuatra or Sphenodon punctatus. It is a scientific name of this organism. And here is the snake. Oh my God, snakes. So this is known as the crocodile. So all of these are belong to the reptiles और सबसे पहले जो properly ऐसे animals के जिन animals के बारे में कहा जाता है कि जो एनिमल्स जो है वर्टिब्रेट्स में एमनियोटिक एग्स रखने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं एनिमल्स हैं उन्हें हम बोलते हैं दे आर कॉल्ड रेप्टाइल्स द फर्स्ट वन इज द एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव इसमें हम देखेंगे तो देखिए तो सबसे पहले आ जाता है फर्स्ट वर्टिब्रेट विद एमनियोटिक एग वो कौन सा ऐसा वर्टिब्रेट था वर्टिब्रल कॉलम रखने वाला ऑर्गेनिज्म जैसे कि फिशेस भी थी एम्फीबियंस भी थे रेप्टाइल्स भी थे बर्ड्स भी थे मैमल्स भी थे लेकिन इनमें से कौन है जिसमें फर्स्ट टाइम जो है वो प्रॉपर एमनियोटिक एग डेवलप हुआ तो रेप्टाइल्स ऐसे पहले ऑर्गेनिज्म थे दुनिया में जो कि एमनियोटिक एग जिनमें डेवलप हुआ सो हियर इज द क्वेश्चन व्हाट इज एमनियोटिक एग एमनियोटिक एग होता क्या है एक ऐसा एग जिसकी जो है वो 3 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एम्ब्रियोलॉजिकल लेयर्स होती हैं और ऐसे हम कह सकते हैं कि ऐसे एग को हम कहते हैं कि दैट एग इज कॉल्ड एज द amniotic egg and these there are 3 layers the first one outermost is the chorion then second is the amnion and the last one is the allantois so these are the 3 different extra embryological layers that are present in especially in the egg of developing egg of amniotes so what are the functions of this amniotic egg the amniotic egg basically provide the protection it provide the resistance to the organism, resistance to the embryo from desiccation, cushion to the embryo involved in the gas exchange and removal of the waste material. So these are the different functions that are performed by this amniotic egg. Amniotic egg जो है reptiles और birds के अंदर खास तौर पे देखे गए वो leathery होते हैं उनके शेल मौजूद होता है प्रोटेक्टिव कवरिंग मौजूद होता है और इसके अंदर एल्ब्यूमन है और एल्ब्यूमन जो है वो ना सिर्फ न्यूट्रिटिव सोर्स होता है बल्कि प्लस वो एक कुशन सोर्स भी होता है फॉर दैट डेवलपिंग एम्ब्रियो और योग जो है वो भी फूड सप्लाई करता है बिकॉज योग कंसिस्ट ऑफ lipids and different kinds of salts but albumin consists of especially the protein so all of these features are adaptations for development on land यानी जमीन पे आने के लिए डेवलप करने के लिए यही स्पेसिफिक जो है वो अडॉप्टेशन थी लेकिन एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जिस वजह से रेप्टाइल्स बड़ी तेजी से जो है वो ग्लोरीफाई मतलब वो जो है वो डाइवर्स हुए इनकी बड़ी वजह यहाँ पर जमीन पर प्रे का होना था यानी इनकी खुराक जो थी इनकी जो फूड थी लाइक आर्थ्रोपोड्स हैं डिफरेंट आर्थ्रोपोड्स हैं वो यहाँ पर एग्जिस्ट करते थे जैसे कि इसके अलावा ये जो है ये एम्फीबियंस के ऊपर भी डिपेंड करते थे कुछ जो ऐसे जो फिशेस के एग्स के ऊपर डिपेंड करते थे और ये सारे के सारे आ जाते हैं एमनियोटिक developing organisms. So what do you say about this amniotic egg? अगर आप इस डायग्राम में देखें लास्ट वाली वन जो डायग्राम थी इस डायग्राम पे देखें तो फोकस करें तो उस डायग्राम के अंदर आपको जो है वो एमनियोटिक एग नजर आता है कि वो एक एमनियोटिक एग जो है वो कैसा होता है सो व्हाट डू यू नो अबाउट दैट काइंड ऑफ एमनियोटिक एग जब हम वापस आते हैं तो ये देखिए सबसे पहले ये आउटर मोस्ट कवरिंग है और ये आउटर मोस्ट कवरिंग है इसके अंदर ये जो रीजन है ये सारा का सारा आप कह सकते हो एल्ब्यूमन है और ये येलिश कलर जो है वो यॉक है और यॉक का ये सैक बना हुआ है दिस इज द यॉक स्टार ये वो डेवलपिंग एम्ब्रियो दिस इज द डेवलपिंग एम्ब्रियो और इस एम्ब्रियो के इर्द गिर्द ये सबसे आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवर नोन एज द कोरियन then here is the another cover this is known as the amnion and the last one is this is the region where the waste can be stored inside the amniotic
embryo. So this is known as the allantois there, because it is a site for the storage of the waste material in case of amniotes. So amniotic egg as synapomorphic character. Synapomorphic character एक ऐसा character था जो हमने फर्स्ट चैप्टर ऑफ zoology में हमने डिस्कस किया, zoology B के अंदर, और उसके अंदर हमने देखा कि साइनेपोमॉर्फी एक ऐसा करेक्टर होता है कि जब बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक ग्रुप से बिलोंग करते हैं, उनके अंदर कोई ऐसा करेक्टर जो उसे आउट ग्रुप की फॉर्म में अलग कर दे, यानी उसी मेन जो ओवरऑल जो ग्रुप था, जैसे वर्टिब्रेट्स का ग्रुप है, तो वर्टिब्रेट्स के अंदर जो है आगे फर्दर डिवीजन है, कुछ एनएमनियोट्स हैं, कुछ एमनियोट्स हैं। तो जो एमनियोट्स हैं उनमें रेप्टाइल्स आ जाते हैं, उनमें बर्ड्स आ जाते हैं और मैमल्स आ जाते हैं। इसका मतलब एम्फीबियंस और जो फिशेज है वो जो है एमनियोट्स नहीं, सो दैट मीन दे आर द एनएमनियोट्स। तो ये वो कैरेक्टर है दैट डिस्टिंग्विश these amniotes from the non-amniotes, non-amniotic lineage. So that's why this is known as the synapomorphic character. ये एग जो है वो वर्टिब्रेट्स की सक्सेस का बहुत बड़ा राज था, क्योंकि टेरेस्ट्रियल कंडीशंस में एग के इर्द एक शेल होना और वो बहुत जरूरी था। और वैसे तो इससे पहले एम्फीबियंस है, फिशेस थी, वो पानी के अंदर ही मोस्टली रिप्रोडक्शन करते हैं, उनके एग की कोई प्रोटेक्टिव कवर नहीं होता, उसकी वजह से ये डिहाइड्रेशन चांसेस जो है वो लिमिटेड होते हैं। सो दैट्स वाई इनके सर्वाइवल के लिए ऐसे एग का डेवलप करना जरूरी था, प्रोटेक्टिव लेयर कंटेनिंग एग जो लिविंग रेप्टाइल जो है उनकी एग्जांपल अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल टर्टल्स हैं, लिजर्ड्स हैं, स्नेक्स आ जाते हैं, वॉर्म लिजर्ड आ जाते हैं, क्रोकोडाइल्स हैं, ट्वाट्रा जिसे स्फिनोडोन पंक्टेटस बोलते हैं। जबकि कुछ ऐसे भी हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, यानी फोसिल रिकॉर्ड मिलता है कुछ एनिमल्स का, और उसमें डायनासोर्स वगैरह आ जाते हैं। द एंसेस्टर एमनियोट्स हैज नॉट येट बीन डिस्कवर्ड। कौन सबसे पहला एमनियोट था, लेकिन अभी तक फाइनल तो नहीं हुआ, लेकिन फिलहाल यही कहा जाता है कि रेप्टाइल्स वो पहला ग्रुप था जो कि एमनियोटिक एग रखते थे। Adaptive radiations, what kind of adaptive radiations you can see here in case of reptiles, you move toward the amniotes, और amniotes हैं, ये कहा जाता है कि they are arise from the late Carboniferous period and early Permian period। इस टाइम पीरियड में अगर adaptive radiations देखें तो टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स बहुत ज़्यादा थे, टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स के ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर रेप्टाइल्स को एक प्रॉपर फूड मिली, जिस वजह से रेप्टाइल्स जो फ्लोरिश करना शुरू हो गए ऑन द सर्फेस ऑफ द लैंड। सो दैट्स वाई ये जो है ये इनकी अडॉप्टिव रेडिएशन का सबब बनी रेप्टाइल्स का। अडॉप्टिव रेडिएशंस में हम साथ में ये भी देखते हैं कि इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे स्कल की स्ट्रक्चर है, जैसे इनकी जॉस की स्ट्रक्चर है, जॉस की अटैचमेंट है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसको बाकी ग्रुप्स मेंबर से या बाकी जो आप कह सकते हैं कि जो कॉर्डेट्स हैं उनसे सेपरेट करने के लिए काफ़ी हैं। क्लासिफिकेशन में इनके 3 ग्रुप्स हैं, पहला ग्रुप एनॉप्सिड है, दूसरा सिनैप्सिड है और तीसरा डायप्सिड है। सो दिस वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, एंड synapsid and diapsid can be asked from you as a short question. So what do you know about anapsid? An mean without, apsid mean you can say the arch। ऐसे ही ऑर्गेनिज्म की जिनकी स्कल के अंदर कोई टेम्पोरल फिनेस्ट्री नहीं होता, जिनमें टेम्पोरल ओपनिंग नहीं होती, वो कमी होती है, लेक ऑफ ओपनिंग टू दिस इन देयर स्कल, सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एनाप्सिड। टर्टल्स जो रहते हैं उनमें कोई भी स्कल के अंदर कोई भी फिनेस्ट्री या ओपनिंग नहीं होती, तो ये इसकी एग्जांपल है। रिसेंट एविडेंस जो है वो सजेस्ट करता है कि एनाप्सिड लीनेज जो है वो डज नॉट हैव क्लोज एवोल्यूशनरी टाई टू द रेप्टाइल्स। वो ज़्यादा मतलब ये शो करता है एविडेंस जो है कि ये इनका कोई प्रॉपर लिंकेज नहीं है। आप यूँ कह सकते हैं ज़्यादा क्लोजली सिमिलरिटीज़ नहीं है इन एनाप्सिड्स की, और चेंजेस आहिस्ता होती गई। कहते हैं कि टाइम गुजरने के साथ चेंजेस आती गई, चेंजेस आने से ना सिर्फ स्कल बल्कि साथ साथ शेल के अंदर भी चेंज आया। और ये चेंज कहते हैं कि वैसे तो अगर देखें तो 245 मिलियन ईयर्स एगो की बात है कि जब एनाप्सिड अराइज हो चुके थे, लेकिन ये चेंजेस आना स्कल के अंदर देन जो है शेल के अंदर चेंज आने की रीज़न जो है वो ऑलमोस्ट 200 मिलियन ईयर्स एगो की बात है कि जब वहाँ पर मौजूद जो फॉसिल्स हैं उनके अंदर देखा गया कि उन स्पीशीज़ में अब टेम्पोरल ओपनिंग्स जो हैं वो प्रेजेंट है, या वो एक है या वो दो हैं। द सेकंड वन इज कॉल्ड डायप्सिड। जो सेकंड ग्रुप होता है रेप्टाइल्स का उसे डायप्सिड बोलते हैं, ग्रीक डाई मीन टू और एप्सिस मीन आर्च। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें जो है वो दो ओपनिंग्स होती हैं, एक अपर साइड पे एक लोअर ओपनिंग है टेम्पोरल रीजन ऑफ द स्कल में, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को डायप्सिड्स बोलते हैं। टेक्सोनॉमिस्ट जो है वो डिबेट करते हैं वेदर दिस कंडीशन रिफ्लेक्ट अ सिंगल लीनेज, क्या ये एक ही लीनेज को शो करती है, लेकिन ज्यादातर ये प्रेफर करते हैं कि इसके टोटल 2 ग्रुप्स हैं डायप्सिड्स के। एक जो है लेपिडोसॉर्स है जिसमें स्नेक्स आ जाते हैं, जिसमें लिजर्ड आती हैं, जिसमें क्रोकोडाइल्स जिसमें सॉरी ट्रोट्रा आ जाता है। स्नेक्स, लिजर्ड्स
और ट्रोट्रा, ये लेपिडोसॉर्स हैं। जबकि सेकंड ग्रुप जो है उसके आर्कोसॉर्स बोलते हैं। आर्कोसॉर्स जो है वो डायनासोर्स आ जाते हैं, इसमें क्रोकोडाइल्स आ जाते हैं। ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो इस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। उनके क्लोजेस्ट लिविंग रिलेटिव जो हैं वो आ जाते हैं बर्ड्स, क्योंकि कहा जाता है कि डायनासोर से ही कुछ ऐसे डायनासोर थे जो फ्लाई करते थे और देन उन्हीं में से बर्ड्स की एवोल्यूशन हुई। सो दिस इज द सेकंड ग्रुप, नेम इज द आर्कोसॉर. Here you can see the third type of group or belong to that belong to this you can say that this class reptilia, that name is the synapsids. Synapsids sin mean fused, that mean एक सिंगल अगर टेम्पोरल फिनेस्ट्री है या टेम्पोरल ओपनिंग है स्केल के अंदर, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को साइनेप्सिड्स बोलते हैं। इनमें कोई रेप्टिलियन डिसेंडेंट, लेकिन कोई सिंगल रेप्टाइल्स भी जो है वो इस ग्रुप में, इस एग्जांपल में नहीं है। तो वो कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो सिनेप्सिड्स स्केल शो करते हैं? बिकॉज मैमल्स आर आल्सो अराइज फ्रॉम रेप्टाइल्स, और मैमल्स का वो ग्रुप जो इससे राइज किया उसे थिराप्सिड्स बोलते हैं। तो थिराप्सिड्स ऐसे एनिमल्स हैं जिनके फोसिल्स में देखा गया है कि इनके फोसिल्स के अंदर सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट थी। फॉर एग्जांपल इस डायग्राम में देखें तो ये आपको यहाँ पर जो है साइनेप्सिड नजर आएगा, बिकॉज ये सिंगल टेम्पोरल फिनेस्ट्री है, ये आई ऑर्बिट है। इसको ये ना समझ लीजिएगा कि ये जो है ये भी ओपनिंग है। नेक्स्ट आई ऑर्बिट है और कोई भी ऐसे टेम्पोरल फिनेस्ट्री नहीं है, तो दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज एनाप्सिड्स, और ये एक्सटिंक्ट टेक्स है। देन थर्ड वन आ जाता है कि जिसके अंदर जो है हम कहते हैं इसमें टू टेम्पोरल फिनेस्ट्री है, एक अपर डॉर्सल साइड पे, एक वेंट्रल साइड पे। तो ये जो चूंकि दो इसमें आ जाती हैं, ओपनिंग्स आ जाती हैं, सो दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज द you can say that this one is called as the synapsids, sorry, diapsids. So this is totally about the skull of amniotes. तो एमनियोट्स की स्केल कैसी होती है? देन क्लेडिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द एमनियोटिक लाइनेज। जो क्लेडिस्टिक्स हैं और जो एवोल्यूशनिस्ट हैं वो अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं कि ये रिप्टाइल्स जो हैं इनकी एवोल्यूशन कैसे हुई और इनको कैसे देखा जाता है। तो क्लेडिस्टिक टेक्सोनोमिस्ट हैं, उनके मुताबिक बार बार री एग्जामिनेशन और री इंटरप्रिटेशन ऑफ एमनियोटिक लाइनेज ये शो करती है कि एमनियोट्स जो हैं वो मोनोफिलेटिक हैं, बिकॉज दैट मीन दे अराइज फ्रॉम द सिंगल कॉमन एंसेस्टर। इनके एंसेस्टर एक हैं और देन यहीं से जो है इन्हीं रेप्टाइल से जो है वो बर्ड्स इवॉल्व हुए और उनमें से कुछ जो है वो मैमल्स में चेंज हो गए, क्लास में मिलिया में। तो द रूल्स ऑफ क्लेडिस्टिक एनालिसिस स्टेट दैट ऑल डिसेंडेंट ऑफ अ मोस्ट रिसेंट कॉमन एंसेस्टर मस्ट बी इंक्लूडेड इन पर्टिकुलर टेक्सोन। यानी जो मोस्ट रिसेंट डिस्कवर्ड जो है या एनालाइज किया गया जो ऑर्गेनिज्म है उसको लाजमी तौर पे इस टेक्सोन के अंदर रखा जाए, टेक्सोनोमिक ग्रुप में रखा जाए। Clearly that is not the case with the traditional class Reptilia. The birds, mammals are excluded even though they share a common ancestry with reptiles. यानी ये सारे reptiles से कैरेक्टर तो शो करते हैं लेकिन उनको अलग अलग ग्रुप में रखा गया, क्योंकि सिर्फ एक कैरेक्टर की बेस पर हम उनको सेम जो है वो ग्रुप में नहीं रख सकते। फॉर एग्जांपल ये एमनियोटिक लीनेज है, यहाँ पर देखें तो एमनियोट्स में तीन ग्रुप्स हैं, अभी बताया पढ़ाया, सिनेप्सिडा, एनाप्सिडा और डायप्सिडा। डायप्सिडा में मेनली तो दो सब क्लासेस हैं, लेकिन एक तीसरी सब क्लास भी है जिसे टेस्टोडाइन्स बोलते हैं। ये टेस्टोडाइन टर्टल्स की है, क्योंकि डायप्सिड जो है जो एनाप्सिड्स हैं बेसिकली वो टर्टल्स में। तो टेस्टोडाइन्स जो है, खैर कुछ लोग बोलते हैं इसको भी कि ये डायप्सिड्स में आते हैं, कुछ मेंबर्स जो हैं इसके। तो लेपिडोसोर्स जो हैं ये आपको बता चुका हूँ कि स्नेक है। देन इसके अंदर जो लिजर्ड्स वगैरह हैं ये सारी लेपिडोसोर्स में। आर्कोसोर्स में डायनासोर और क्रोकोडाइल है। देन आर्कोसोरिया में खास तौर पे डायनासोर है। तो ये बेटा आ जाते हैं डिफरेंट कैरेक्टर्स, जैसे कि साइनेप्सिड स्कल मैमल्स में होती है, मीजोसोर्स एग्जिस्ट करते हैं, एक्सटियोसोर्स हैं, प्लेस्टोसिनस, फिनोडोंशिया। तो कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म जो किस किस टाइम पीरियड में इवॉल्व हुआ है। लेकिन अगर आप देखें तो ये सभी जो है एक ही सिंगल पॉइंट पे जाके मर्ज करते हैं। ये एक सिंगल पॉइंट पे मर्ज करना, ये कैरेक्टर जो इन सभी में शेयर होता है, जैसे कि एक्स्ट्राएम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, एमनियन, कोरियन और एलेंटॉइड्स है, वो इसमें देखें तो ये एक सिंगल ओरिजिन पे बेस करते हैं। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सिंगल ओरिजिन पे बेस करते हैं उनका ओरिजिन मोनोफिलेटिक ओरिजिन होता है। क्लेडिस्टिक क्लासिफिकेशन ऑफ बर्ड्स एंड मैमल्स देखें तो बर्ड्स जो है वो लाजमी तौर पे जो है वो रेप्टाइल्स के साथ जो है वो करना चाहिए था कि इनको इकट्ठे रखते, लेकिन क्योंकि क्लोजेस्ट रिलेशनशिप काफ़ी था इनका डायनासोर के साथ, तो डायनासोर के अलावा जो है इसी तरह क्लेडिस्टिक इंटरप्रिटेशन टेक इनटू अकाउंट द क्लोज रिलेशनशिप मैमल्स एंड एंशिएंट साइनेप्सिड रेप्टाइल्स। यानी ये एक्चुअली एक ऐसी इंटरप्रिटेशन है जिसके मुताबिक ये कहा जाता है कि मैमल्स जो हैं उनका भी रेप्टाइल्स के साथ एक एंशिएंट साइनेप्सिड रेप्टाइल कैरेक्टर है। एवोल्यूशनरी सिस्टमैटिस्ट डिसएग्री विद क्लेरिस्टिक इंटरप्रिटेशन। ये दोनों की हमेशा से लड़ाई आती रही है कि एक कहता है हम सही है, दूसरे कहते हैं हम सही हैं। जो एवोल्यूशनरी सिस्टमैटिस्ट हैं वो कहते हैं कि देखें इनको एक ही ग्रुप में क्यों नहीं रखा, बर्ड्स, मैमल्स, रेप्टाइल्स को। इनके तो बहुत सारे कैरेक्टर आपस में मिलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम सिर्फ बर्ड्स और मैमल्स की बात करें
तो उनके मॉर्फोलॉजी, उनके बिहेवियर, उनका इकोलॉजिकल करेक्टर, उनके फीदर्स, उनके एंडोथर्मी बर्ड्स में, और फीदर्स की जगह ह्यूमंस में हेयर्स जो है, एंडोथर्मी जो है वो एंडोथर्मी है, और मेमोरी ग्लैंड की डेवलपमेंट, ये वो करेक्टरिस्टिक्स हैं जो इनको एक ग्रुप में जो है वो रखने का सबब होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, इनको सेपरेट सेपरेट क्लासेस में रखा जाता है. In effect, the evolutionary systematists where these characteristics conclude that they are overriding importance in the taxonomy of these groups. So सर्वे ऑफ रेप्टाइल्स में देखा जाए तो कुछ जनरल कैरेक्टर्स हैं, जैसे सबसे पहले स्कल कैरेक्टर है. इनकी स्कल जो है वो एक खास सरफेस के ऊपर, जैसे कुंडाइल बोलते हैं, उसके ऊपर रोटेट करती है, आर्टिकुलेट करती है, और इस तरह जो नेक वर्टिब्रा है वहाँ वो भी आर्टिकुलेशन में मदद देता है. रेस्पिरेशन बाय लंग्स, लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन, किडनी जो है मेटानेफ्रिक किडनी है जो एक्सक्रीशन में रोल प्ले करती है. फर्टिलाइजेशन इनकी हमेशा रेप्टाइल्स की जो है वो बॉडी के अंदर होती है, सो दैट मीन इंटरनल फर्टिलाइजेशन. और एक जो है म्योटिक है, स्किन ड्राई होती है, और खास तौर पे कैराटिन जो कि एक रेजिस्टेंट प्रोटीन होता है और एपिडर्मली डिराइव्ड स्ट्रक्चर होती है, उससे राइज कर रहा होता है. रोल ऑफ कैराटिन, स्किन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, स्किन फॉस्फोलिपिड के ऊपर बाउंडेड होती है और वाटर लॉस से बचाती है. हैबिटेट जो है वो देखें तो ये दुनिया में हर जगह रेप्टाइल्स एग्जिस्ट करते हैं, सिवाय एक रीजन के, जैसे अंटार्कटिका रीजन बोलते हैं, जहाँ पर टेम्परेचर बहुत लो है, क्योंकि ये टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो है, तो इस वजह से ये कहा जाता है कि ये जो है ये वहाँ पर अंटार्कटिका में एग्जिस्ट नहीं करते. इनका कैरेक्टर एक्टोथर्म्स हैं, ये एक्टोथर्म्स होते हैं, ये एंडोथर्म्स नहीं है. ये नहीं अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं रख सकते. लेकिन जो बर्ड्स हैं और जो उसके अलावा जो है हमने पढ़ा मैमल्स हैं, वो उनके कैरेक्टर एंडोथर्म है, वो आपस में कैरेक्टर शेयर करते हैं. क्लासिफिकेशन के लिहाज से तकरीबन लगभग 17 ऑर्डर्स जो है रेप्टाइल्स के थे, लेकिन उनमें से मोस्टली जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं. तो इसका मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ आज दुनिया में 4 जो ऑर्डर हैं वो पहले 17 से 13 जो है ऑर्डर एक्सटिंक्ट हो चुके हैं. सो दिस इज टोटली अबाउट द इंट्रोडक्शन of reptiles that includes the evolutionary pressure, that includes the adaptive gradations, that consist of the survey of reptiles. So inshallah, in the next lecture we will discuss about the classification of these groups. So inshallah next video के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफिज.